दोस्तों नमस्कार। ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। आपको पता है दोस्तों, ईरान के ऊपर कई सालों से सैंक्शंस हैं। हर तरह के प्रतिबंध हैं ईरान के ऊपर। ना वो टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, ना वो किसी तरह के बड़े हथियार खरीद सकते हैं, ना उनको कोई भी विदेशी कंपनी टेक्नोलॉजी देगी। अगर उनके पास कोई संसाधन है तो वो अपने हैं या अपने दोस्त रशिया, चाइना, इन दो की तरफ से उनको सहायता मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने अभी तक लड़ाई के अंदर अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, उससे अमेरिका और इजराइल सब परेशान है। कहने का मतलब यह है कि एक कंट्री, एक देश जिसके पास किसी भी तरह के संसाधन नहीं है, उसने दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों, जो हथियारों के मामले में सबसे आगे हैं, इजराइल और अमेरिका, उनकी नींद उड़ा रखी। आफ्टर ऑल, ऐसा क्या किया ईरान ने जिसकी भनक ना तो अमेरिका को लगी और ना ही इजराइल को। और इस उम्मीद में कि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और वो ईरान को धूल चटा देंगे, आज हालत ये है कि ट्रंप साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस लड़ाई के बारे में बात करना ही नहीं चाह रहे हैं। अब उनका फोकस ईरान से हटकर क्यूबा हो गया है। स्थिति इतनी नाजुक है कि ना तो ट्रंप का कोई स्टेटमेंट आ रहा है, ना नेतन्याहू का। अब हुआ कैसे? आज सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आफ्टर ऑल ईरान ने ऐसे क्या ड्रोन बना लिए जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी हथियारों के मामले में जो महाशक्तियां थी, उनकी नींद उड़ा रखी। इसी की चर्चा होगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग डायमेंशन है कि शायद आपको ये लगेगा कि आज की तारीख में जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबे चौड़े रिसर्च के बजट लेके बैठते हैं, उसके बाद जो हमारा आउटपुट आता है, उसको कितनी आसानी से कॉमन सेंस के तरीके से ईरान ने डिफीट किया। और यहां तक कि अब ये लग रहा है कि कहीं इस लड़ाई में ईरान हावी ना पड़ जाए। इसीलिए दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन को, इस डिस्कशन को पूरा देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट भी करिए। दोस्तों, अगर आप इस चार्ट पे देखें तो आपको पता लगेगा ये कुछ डिजाइन है ड्रोन्स के जो मैंने आपके सामने रखे। ये इतने ही नहीं है, मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा कि ईरान ने कितनी तरह के ड्रोन अभी तक बना लिए हैं। अगर ये कहा जाए तो अमेरिका की नजरों में कुछ 3-4 बड़ी कंपनियां हैं जो ड्रोन बनाती हैं ईरान में, और ये सरकारी कंपनी है, प्राइवेट तो है नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं ईरान के अंदर जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं। इसीलिए अगर इजराइल या अमेरिका उनको मिसाइल से डिस्ट्रॉय भी करना चाहें तो कैसे करेंगे? उनका नाम, अता पता तो किसी को पता ही नहीं। अब सवाल इस बात का है कि कितने तरह के ड्रोन ईरान ने बनाए हैं। अगर मैं आपके सामने लिस्ट रखूं तो ये देखिए आप, ये पूरी लिस्ट है। अगर हम देखें, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग मेथड से ईरान ने अपने ड्रोन बनाए हैं, करीब 36। और इसमें अगर आप देखें तो अगर आप और भी जोड़ दें तो करीब 50 तरह के ड्रोन इस समय ईरान ने अपने जखीरे में रखे हुए हैं। 50 तरह के। और आपको क्या लगता है, ये दो दो कोई सैंपल बनाए होंगे? अगर उन्होंने ये हजार हजार भी बनाए होंगे तो 50,000 ड्रोन अलग अलग काबिलियत के, अलग अलग कैपेबिलिटी के, अलग अलग मिशन के लिए इस समय ईरान के पास हैं। 50,000 ड्रोन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। और अगर 1,000 ड्रोन भी ईरान मान लीजिए छोड़ता है तो क्या होगा? 50 दिन के लिए उनके पास ड्रोन है, और तब तक बाकी ड्रोन वो और बना लेंगे। अब आप कहेंगे कि जब लड़ाई चल रही है तो सामान कहां से मिलेगा, ड्रोन कैसे बनेंगे? उसको भी हम समझ लेते हैं कि ईरान ने ड्रोन बनाए कैसे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ईरान के ड्रोन ज्यादातर किस तरह के बने हुए हैं? अगर आप ध्यान से देखें, लकड़ी के। अब ये क्यों ऐसा है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। लकड़ी के, फाइबर ग्लास के, कंपोजिट मटेरियल के ये ड्रोन बनाए गए हैं, और इनका 3 पर्पस है। रेडार इवेजन, क्योंकि जब तक मेटल नहीं होगा तो जो रेडार की रेज हैं
वो रिफ्लेक्ट होके वापस कैप्चर नहीं होती। तो ना लकड़ी में हो रहा है, ना फाइबर ग्लास, ना कंपोजिट मटेरियल। तो ये अपने आप में एक हिसाब से स्टेल्थ ड्रोन बना दिए गए हैं। इनके लिए कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ईरान को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। कॉमन सेंस के लॉजिक पे उन्होंने स्टेल्थ ड्रोन बना लिए जो इस समय इजराइल और अमेरिका के रेडार की नजरों से बच रहे हैं। लो कॉस्ट, अब आपको पता है लकड़ी, फाइबर ग्लास और कंपोजिट की क्या कीमत है। एंड सैंक्शन रेजिलियंस, अब लकड़ी, फाइबर ग्लास और कंपोजिट मटेरियल आपके देश में भी पैदा होता है, आप आयात भी करते हैं। अब इसको आप क्या बोलेंगे? क्या आप फाइबर ग्लास को डिफेंस सप्लाई बोलोगे या लकड़ी को डिफेंस सप्लाई बोलोगे? आप इस पे सैंक्शंस कैसे लगाओगे कि आप लकड़ी की भी खरीदारी नहीं कर सकते? तो आज स्थिति ये हो गई अमेरिका की कि उनको समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे और किस तरह से किया गया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था, ईरान ने क्या सोच के किया, उसको हम देख लेते हैं। वुड एंड फाइबर ग्लास रिफ्लेक्ट फार लेस रेडार एनर्जी देन मेटल। इसीलिए जो आपने देखा होगा कि पहले मेटल के हवाई जहाज या फाइटर बनते हैं, उसके बाद फिर उस पर कोटिंग की जाती है जिससे वो स्टेल्थ बने। लेकिन अगर आपका मटेरियल ही ऐसा हो जो रिफ्लेक्ट ना करे तो आपको कोटिंग की जरूरत ही नहीं। और यही कारनामा ईरान ने किया। उन्होंने किया फाइबर ग्लास का इस्तेमाल, कार्बन फाइबर, रेजिन हार्डन्ड पेपर, यहां तक कि उन्होंने कागज का इस्तेमाल किया ड्रोन बनाने में। अगर मजबूत कागज है, ड्रोन के जो पेपर इस्तेमाल किया होगा वो कार्डबोर्ड होंगे, हाई टेंशन कार्डबोर्ड होंगे। जब उस पर रेजिन कोट किया तो बारिश, पानी वगैरह से भी आपको रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो एक मजबूत पेपर का वो बोर्ड बन गया। और फिर वुड प्रोपेलर, जो पंखे लगे जिनसे वो चलेगा, ड्रोन आगे बढ़ेगा, वो भी लकड़ी के, वो भी मेटल के नहीं बनाए गए। अब आप समझ लीजिए कि किस हालत से, किस तरीके से जो ईरान और जो इजराइल और अमेरिका के रेडार है वो इनको पकड़ पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि these materials significantly reduce radar cross section, making them harder to detect on military radar system. अब पकड़ में ही नहीं आएंगे तो आप इसको गिराओगे कैसे? Many side drones are made of resin hardened paper and wood, which naturally produces a small radar and resulting, अब रेडार पे क्या दिखता है? या तो कोई पक्षी उड़ रहा है या उनको लग रहा है कि कोई ग्राउंड के ऊपर कोई कचरा पड़ा है, जो जमीन के आसपास कुछ उड़ रहा होगा, उसको वो इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि ड्रोन बहुत ज्यादा हाइट पे जा नहीं रहे और रिफ्लेक्टिव मटेरियल नहीं है, तो रेडार भी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इजी फॉर मास प्रोडक्शन। अब लकड़ी के प्रोपेलर बनाने, आपने अगर लेथ मशीन्स लगा दी और वहां पे ड्रिल मशीन्स, लेथ मशीन्स, जो भी वुडवर्क के लिए काम चाहिए, आपने अगर ऐसी 100 वर्कशॉप लगा दी और सबको बता दिया कि आपको ये प्रोपेलर बनाना है और आप बनाइए और इस गोडाउन में लाके जमा कराते रहिए, लकड़ी भी बता दी, स्पेसिफिकेशन भी दे दिया, ऐसे कितने कारपेंटर होंगे ईरान में या छोटी कंपनियां होंगी जो प्रोपेलर बना बना के दे रही होंगी? आप समझिए इस बात को। या इसी तरह से पेपर के ऊपर या वुड के ऊपर कोई पार्ट्स बनाने होंगे तो कितनी छोटी बड़ी कंपनियां होंगी जो बना रही होंगी, उनको पता ही नहीं होगा कि ये कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये समझ में आती है। फिर एडवांटेज, सिंपल टू मोल्ड, लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मॉल वर्कशॉप्स कैन बिल्ड देम, जैसे मैंने आपको कहा। एंड एवरी सैंक्शन कैन नॉट स्टॉप प्रोडक्शन बिकॉज मटेरियल्स लाइक फाइबर ग्लास, इपॉक्सी रेजिन एंड फोम, ये सब चीजें हैं और जो कमर्शियली अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। अब आप क्या सैंक्शन लगाएंगे इन पे? अगर मान लीजिए वो कह रहा है जी मैं तो कागज लेके जा रहा हूं मैं ईरान, अब कागज सप्लाई पे भी आप रोक लगाएंगे ये कह के कि कागज हथियार बनाने के काम आएगा? मुश्किल है सैंक्शंस करना, और ये स्थिति आज सामने है। और इसका दूसरा फायदा, क्वांटिटी ओवर सोफिस्टिकेशन, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम है, मुश्किल से 20 से 50 हजार है, अब बना लीजिए जितने बनाने। दूसरी तरफ जो मिसाइल है जिससे इस 20 से 50 हजार ड्रोन को गिराना होगा, उसकी कीमत है 3 मिलियन से 5 मिलियन। अब आप समझ लीजिए कि 2 से 5-4 लाख की अगर आपको ड्रोन पड़ रहा है, लॉन्ग रेंज ड्रोन 2 से 4 लाख रुपए का, उसको गिराने के लिए आपको चाहिए 40 करोड़ की मिसाइल। कहां से लॉजिक बनता है? ये बात समझ में नहीं आ रही है अमेरिका को कि इसको कंट्रोल कैसे करें। और अगर ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो यही ड्रोन
बॉम्ब लेके जा रहे हैं, बारूद लेके जा रहे हैं, जहां गिरेंगे वहां तबाही होगी। तो रोकना भी मजबूरी है, लेकिन रोके कैसे ये भी समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब जो इस्तेमाल हो रहा है वुड, फोम और फाइबर ग्लास, सिंपल मैन्युफैक्चरिंग, लो कॉस्ट, इजी फॉर मास प्रोडक्शन एंड मिनिमल प्रिसीजन मशीनिंग। आपको बहुत ज्यादा उनके अंदर कोई फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको असेंबल करना है और डिस्पोज करना है। क्योंकि सीधी सी बात है, आपको ये पता है कि 90% तो डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, वन वे है, वापस उनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको भेजना है टारगेट तक, और वहां जाके वो सीधा गिरे या उल्टा कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लास्ट तो वो करेंगे ही। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आज ये पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है ये सैंक्शन प्रूफ है, इसको आप रोक नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि अवॉइड रिस्ट्रिक्टेड एरोस्पेस मेटल। अब अमेरिका ने क्या सैंक्शन लगाया, उन्होंने कहा कि आप कोई भी ऐसा मटेरियल ईरान को नहीं देंगे जो डिफेंस में या एरोस्पेस में काम होता। तो हर कंट्री ने मना कर दिया, नहीं दे पाएंगे। फिर यूज कमर्शियल मटेरियल अवेलेबल ग्लोबली, उन्होंने कहा ठीक है आप सैंक्शन लगा लो, जो मिलता है उसी से बनाएंगे एंड लोकल बनाएंगे। तो मैनी कंपोनेंट्स आर सिविलियन ग्रेडियंट प्रोडक्ट एंड दे आर इजी टू प्रोक्योर इंटरनेशनली। अब वो मिलिट्री ग्रेड का रॉ मटेरियल यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको अब रोकेगा कौन। अब मजे की बात देखिए, ये तो था रेडार से डिटेक्शन का। अब लकड़ी, कागज, फाइबर ग्लास, जो बाकी चीजें हैं ये हल्की होती हैं मेटल के मुकाबले। क्योंकि ये हल्की होती हैं इसीलिए उतने ही ईंधन में और उसी मोटर से ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। एक तो रेडार से बच गए और दूसरा लंबी दूरी तक जाके मार करते हैं, क्योंकि जो इजराइल है वो कम से कम 1500 किलोमीटर दूर बैठता है। तो 1500 किलोमीटर दूर जाके अगर ड्रोन गिरना है तो उसके पास इतना ईंधन होना चाहिए कि वो 1500 किलोमीटर जाए, और ड्रोन जितना भारी होगा उतना ज्यादा फ्यूल चाहिए, उतना उसका साइज बड़ा होगा। तो छोटे साइज में लंबी दूरी तक कैसे जाया जाए, ये जो कमाल है ये इन ड्रोन्स ने किया है। करीब 1000 से 2500 किलोमीटर तक एक्सप्लोजिव भी लेके जाना है, और देन यूज स्मॉल पिस्टन इंजन, जैसा मैंने पहले भी कहा पिछले वीडियोस में कि मोपेड के इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। जो हमारे यहाँ पे 3-4-5 हजार में जो मोपेड्स मिला करती थी, अब इन्होंने हजारों इंजन चाइना से खरीदे होंगे मोपेड के और अपने ड्रोन्स में लगा रहे होंगे। और एक जो ड्रोन है उसका वजन करीब 200 किलो और करीब 30 से 50 किलो वॉरहेड वो ले जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि हल्के हैं, सिंपल है, तो लंबा रनवे भी नहीं चाहिए। जब लंबा रनवे नहीं चाहिए तो जो इनका लॉन्च फील्ड है वो भी सिंपल हो गया, तो आप ट्रक से भेज सकते हो। आपको एयरबेस नहीं चाहिए और मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर से आप अटैक कर सकते हो। तो जब आपके पास एयरफील्ड ही नहीं है तो अमेरिकन और इजरायली मिसाइल्स कौन से एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय करेंगे, कहां से ड्रोन उड़ रहा है कैसे पता लगेगा। अब ऐसे अगर मान लीजिए कि 1000 ट्रक उन्होंने बना के रख दिए होंगे लॉन्चर्स के लिए, अब 1000 ट्रक में से अगर अमेरिका और इजराइल ने 100 भी तोड़ दिए तो 900 तो फिर भी बचे। अब एक ट्रक को गिराने की कीमत वही 3 से 5 मिलियन। तो आपका जिस ट्रक ट्रेलर पे ये फ्लाइट पाथ इन्होंने बनाया होगा, मतलब टेक ऑफ के लिए जो रनवे छोटा सा बनाया होगा, वहां से उसकी कीमत होगी 4-5 लाख रुपए, और उसको तोड़ने के लिए जो हथियार चाहिए उसकी कीमत होगी 4-5 करोड़ रुपए। ये स्थिति आज सामने आ गई है। प्लस हार्ड टू लोकेट बिफोर लॉन्च। अब किसी पार्किंग एरिया से निकले, फायर किया और वापस कहीं गायब हो गए। जब तक रेडार डिटेक्ट करे और उनको डिस्ट्रॉय करे तब तक वो वहां से गायब ही हो जाएंगे। ये मजबूरी इस समय अमेरिका और इजराइल की हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका अगर हम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखें तो इस समय ये हो रहा है कि ईरान डेलिबरेटली डिजाइन दिस ड्रोन्स टू बी डिस्पोजेबल फ्लाइंग बॉम्ब्स। उन्होंने कहा हमें इसको ज्यादा महंगा बनाना ही नहीं है, वापस हमें चाहिए नहीं, तो जब एक बार चला गया जहां गिरेगा वही नुकसान करेगा। एंड दे आर बेसिकली चीप क्रूज मिसाइल्स विद हॉबी एयरक्राफ्ट मटेरियल। आपने देखा होगा जो लोग एरो मॉडलिंग करते हैं वो खास तरह की एक हल्की हल्की लकड़ी होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वही लकड़ी का इस्तेमाल इन्होंने ड्रोन में किया। एंड दिस इज व्हाई दे आर लो कॉस्ट, स्वयं अटैक एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर एंड इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स एंड मिसाइल। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें,
अब आपने देखा कि किस सस्ते तरीके से इन्होंने बड़ी बड़ी ताकतों का जीना हराम कर दिया। अब भारत को क्या करना चाहिए? हमारे पास भी इन चीज़ों की कमी नहीं है। हमें अब क्या राफेल चाहिए, या बहुत बड़ी बड़ी ब्रह्मोस चाहिए, या हमें ईरान का जो मॉडल है उसमें से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा? अगर पेपर का ड्रोन बनता है और वो हमारे आसपास जो एडवर्सरीज हैं वहां तक जाके अपना काम कर लेता है, और रास्ते में अगर आपने 1000 छोड़े उसमें से 500 उन्होंने गिरा भी दिए, तो क्या फर्क पड़ता है? 500 तो फिर भी अपना काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ईरान ने बहुत कुछ सिखाया है इस लड़ाई में, कि आपके पास हमेशा हाई एंड टेक्नोलॉजी हो, एक्सपेंसिव गैजेट्स हो, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सस्ते सुंदर हथियारों से भी अपनी मंजिल पा सकते हैं, और वही ईरान लगातार कर रहा है। इसका मतलब ये है कि द मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स इन द वर्ल्ड कैन इंटरसेप्ट हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल्स बट स्ट्रगल अगेंस्ट स्लो ड्रोन्स। आपको ब्रह्मोस को गिराने के लिए शायद रिसर्च कर रहे होंगे, लेकिन एक स्लो कागज या लकड़ी के बने हुए ड्रोन को कैसे गिराया जाए, इस पे कौन रिसर्च कर रहा है? और यही मजे की बात है उस लड़ाई में, कि आप जिस एरिया में रिसर्च कर रहे हो, ईरान का पूरा जो ऑफेंस अप्रोच है वो उसको बाईपास करके बिलो द रेडार ऑपरेट करके काम करने का है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो लंबे चौड़े खर्चे हो रहे हैं, इनमें बहुत तेजी से कमी आएगी। मुझे तो ये लगता है कि ईरान ने इस बात को पूरी दुनिया को बता दिया कि देखिए, लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब ये जो हथियार हैं, ड्रोन्स और फ्लाइंग बॉम्ब्स आप कह सकते हो, ये तो कोई भी बना लेगा। अब आपको कोई अमेरिका से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको फ्रांस या जर्मनी से बड़े बड़े हथियार लेने की ज़रूरत नहीं है, सस्ते में काम हो जाए। और यही मजे की बात है कि ईरान लड़ाई ने पूरी दुनिया में जो कहा जाता है ना कि डिफेंस डॉक्ट्रिन, इसको बदलने का प्रयास किया, और इसका फायदा दुनिया को होगा, क्योंकि अब जो अरबों डॉलर हथियारों पे लगते थे अब वो नहीं लगेंगे। सस्ता सुंदर इफेक्टिव काम होगा और देश का फायदा होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, ईरान ने जो किया है, क्या इससे दुनिया में डिफेंस में या हथियारों के जखीरों में कमी आएगी, या लोग अपना काम करने का तरीका बदलेंगे? और किस तरह से आने वाले समय में जो उद्योग है, जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है, वो कैसे बदलेंगी? इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।